नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेई मेंस जनवरी 2025 के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क पावर एनर्जी के सारे पीवाईक्यूज का फुल सॉल्यूशन। तो चलिए जरा शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हम उठाते हैं। पहला वाला क्वेश्चन ये है जी। तो यहाँ पे कह रहा है मासलेस स्प्रिंग है जी एक, तो मासलेस स्प्रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसमें कह रहा है कि अगर हम इसको टेंशन देते हैं 5 न्यूटन का, लीजिए जी, अगर हम इसको इधर 5 न्यूटन से फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके बैक में जो ये टेंशन जनरेट होगा, जो कि स्प्रिंग फोर्स ही होता है एक्चुअल में, वो भी आपका 5 न्यूटन होगा। तो एफ एस इक्वल टू यहाँ पे 5 न्यूटन है और ये आपका बनेगा के x1 इक्वल टू 5 न्यूटन। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब कहा जा रहा है कि इट्स एलोंगेशन x2। अब इसका जो एलोंगेशन होगा x2, तब आपको कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा? 5 न्यूटन। तो इसमें तो बता रहा है एलोंगेशन अगर आप x1 करते हो तो 7 न्यूटन पर एलोंगेशन आएगा इसमें x2। तो x2 एलोंगेशन आने पर तो जरा देखिए इस केस में क्या फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स बनेगा यहाँ पे 7 न्यूटन और ये होगा के x2 इक्वल टू 7 न्यूटन। ये इक्वेशन बना सेकंड। अब कहा जा रहा है कि फॉर द एलोंगेशन दिस टेंशन इन द स्प्रिंग, प्यारे बच्चों, फॉर द elongation, हाउ मच elongation इज दिस? 5x1 minus 2x2, दिस विल बी द टेंशन फोर्स। तो जरा कैलकुलेट करते हैं इसे। k इंटू 5kx1 माइनस 2kx2, ये होगा टेंशन। सो ये होगा kx1 और kx2। तो यहाँ से सॉल्व जरा करिए। kx1 यहाँ पे 5 इंटू 5, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से हमने रख दिया, और ये 2 kx2 यहाँ से हमने 7 रख दिया। अब सॉल्व करने पर अगर आप पाओगे तो यहाँ पे टेंशन बनेगा 25 minus 14, definitely this will be 6 plus 5, 11 Newton will be there. Okay, that's all. प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड v नॉट है और इस स्पीड पे इसमें कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रखी इसमें, और पूछा जा रहा है कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। तो जरा देखिए, एक तो इसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछी है, तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आप एक बात याद रखिए कि एक फॉर्मूला है आर स्क्वेयर v square upon rg। so v square upon rg equals to tan थीटा। बट आप मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कह रहा है तो मैक्सिमम के लिए प्लस आ जाएगा, अगर मिनिमम होता तो माइनस आता, प्लस लेमडा कर दीजिए। ओके, तो ये वो स्पीड होगी मैक्सिमम जो कि वी नॉट दे भी रखी है। प्यारे बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं इस लेमडा को, आपको मैं बता दूं, इसको आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन की तरह यूज करना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसका कॉन्सेप्ट होता है टेन लेमडा विल बी इक्वल्स टू म्यू। ओके, सो जरा देखिए, वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर जी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर जी, tan theta plus this will be mu, this will be 1 minus mu tan theta। आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो v नॉट स्क्वेयर माइनस म्यू tan थीटा v नॉट स्क्वेयर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई पे इधर पाएंगे आर जी tan थीटा प्लस म्यू आर जी। जरा देखिए, इधर रहेगा v नॉट स्क्वेयर माइनस आर जी टेन थीटा, आप सारे म्यूज लेफ्ट राइट साइड में लेके जाइए। सो म्यू इधर जाएगा और म्यू की इस टर्म को इधर लेके जाएंगे, तो इसको कॉमन भी ले लीजिए। सो v नॉट स्क्वेयर
टेन थीटा प्लस आर जी। अब यहाँ से इसको जरा सॉल्व करिए और म्यू की वैल्यू पाइए। म्यू को सब्जेक्ट बना लिया, वी नॉट स्क्वायर माइनस आर जी टेन थीटा अपॉन वी नॉट स्क्वायर टेन थीटा प्लस आर जी। आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन रहेगा 3। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये एक बलून है और इसमें कुछ कंटेंट भी भर रखा है और इसका मास m है। ओके, ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a के साथ। ओके, तो ऑब्वियसली ऊपर जो भी बाइंड फोर्स लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा और नीचे वाला जो फोर्स है m इंटू जी वो कम होगा। ओके, तो पहले ही केस में आप देख लीजिए कि f ज़्यादा है mg कम है, इस वजह से इस मास पे एक्सीलरेशन ए आ रहा है। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो हम चाहें तो ये अपवर्ड फोर्स हम निकाल सकते हैं, ए प्लस एम इंटू जी, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए यहाँ पे। ओके, सेकंड केस इसका जरा पढ़िए। सेकंड केस कहता है कि द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट, मतलब इसमें से जो भी मास भरा हुआ है, इसमें जो भी है उसे आप बाहर निकाल दीजिए। ओके, कितना बाहर निकाल दीजिए, एक्स। तो अब निकालने पे इसमें बचेगा कितना, m माइनस एक्स। m माइनस एक्स बचेगा, नीचे की फोर्स रहेगा ये। अब ये जो है इसमें से मास निकाल दिया तो नीचे मास जो बचेगा और फोर्स लगेगा इतना बचेगा। अब ये जो ऊपर फोर्स है, कोई भी बायंट फोर्स किसी भी मास पे डिपेंड नहीं करता। बायंट फोर्स मीन्स बायोवेंसी फोर्स। बायोवेंसी फोर्स किसी मास पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सो वो सेम रहेगा। एंड आप देखिए इस पे एक्सिलरेशन वो कितना चाहता है, यहाँ पे बताया वो 3a चाहता है। 3a 3a इसका एक्सिलरेशन होना चाहिए। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए f इक्वल टू पुट हमें कर देना है एम ए प्लस एम जी माइनस f की जगह हमने ये पुट करने के बाद इसे एम जी प्लस एक्स जी बोलेंगे। सो m इंटू थ्री ए माइनस एक्स इंटू थ्री ए। ओके, तो यहाँ से ये इसका कैंसिलेशन हो जाएगा और अब x की वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है उसके लिए x एक तरफ लेके आए। तो एक्स जी प्लस थ्री ए एक्स विल बी इक्वल टू एम इंटू थ्री ए, और ये एम ए इधर आएगा। अब दिस विल बी थ्री ए प्लस जी इक्वल टू एम थ्री ए माइनस ए, यहाँ से x बनेगा m इंटू थ्री ए। ओके, a आप ऑलरेडी भी यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी यहाँ से हटाइए जरा इसे, इसमें से डायरेक्टली आप लिख दीजिए दिस विल बी टू ए एम अपॉन थ्री ए प्लस जी। अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका टू एम ए अपॉन थ्री ए प्लस जी, थ्री ए प्लस जी। ऑप्शन हो गया सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बॉडी है जिसका m मास है और जिसका कनेक्शन है एक मासलेस और अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से, और वो वर्टिकल सर्किल में r रेडियस पे घूमती है। ओके, तो जरा देखिए, ये इस तरीके से मैं एक बना देता हूं सर्किल। ओके, यहां पे ले लीजिए, यहां पे ले लीजिए एक स्ट्रिंग। ओके, और ये यहाँ पे इस तरीके से घूमता है, इसमें कोई m मास बंधा हुआ है, और जब ये यहाँ पे पहुंचता है मास इस जगह पे, तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है, यहाँ पे गिवन है n अंडर रूट जी आर। ओके, यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता नहीं है बॉटम पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, तो इसकी रेडियस भी r दे रखी है। तो जरा देखिए, रेशियो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का बॉटम पे और टॉप पे।
तो जरा देखिए काइनेटिक एनर्जी एट टॉप पे काइनेटिक, सीधी सीधी बात, हाफ एम, और ये वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है टॉप पे वेलोसिटी दे रखी है, ये होगा एन स्क्वायर जी आर। तो इसके बारे में तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्टेप देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसके बॉटम पे निकालते हैं। तो जरा देखिए इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे होगी, वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आप इसको रेफरेंस मानते हैं तो ये हाइट हो गई पूरी 2r। तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी 2r। तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पर और पोटेंशियल एनर्जी, ये जब बॉल नीचे आएगी टोटल ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, सो ये बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। ओके, काइनेटिक एनर्जी ओके बॉटम पे। इक्वेशन सेकंड, जरा इनका रेशियो निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। तो बट लेकिन यहाँ पे बॉटम टू टॉप पूछा है, तो जरा देखिए पहले बॉटम लिखेंगे ऊपर की तरफ, बॉटम और नीचे की तरफ टॉप। तो बॉटम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ एम जी आर, इसमें से कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये पूरा बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है। ओके, तो ये हाफ एम जी आर कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा एन स्क्वायर प्लस 4, इस तरीके से, क्योंकि 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और 1/2 फिर बाहर आ जाएगा। ओके, अब जरा नीचे देखिए, टॉप पे हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर रखे हैं जी आर। ओके, तो जरा m/2 जी आर, m/2 जी आर, आपको मैं बार बार कह रहा हूं ये 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, आप 1 लेके एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो 1/2 ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, मैंने शॉर्ट में किए, एन स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एन स्क्वायर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बनेगा फोर्थ ऑप्शन, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है कि यहाँ पे एक मास है जिसका m मास होता है, ये v नॉट वेलोसिटी इसको दे दी, ये एटलीस्ट इस पे पहुंच जाए तभी तो स्लाइकिंग होगी। तो एटलीस्ट d पे पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी जो दी जाएगी वो कम से कम 5gl होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें रेशियो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी बी पे और सी पे, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो जरा देखिए इतनी हाइट जरा भैया पता करिए, ये हाइट कितनी होती है, ये एल है, तो ये एल कॉस थीटा जो कि l/2 होगी। तो नीचे जो बचेगा वो भी तो l/2 ही बचेगा, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक ए तक तो रेडियस है ना एल, तो एल में से आधा l/2 घटा दीजिए, बचा कुचा एल, ये l/2 ही होगा। तो जरा बी पे देखिए, तो कंजर्वेशन एनर्जी लगाइए ए और बी के बीच में। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए हाफ एम। अब काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी है, वो हम बता रहे हैं हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी नॉट कितना है यहाँ पे 5gl हो जाएगा। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब ये जो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जब बी पे पहुंचेगा पार्टिकल, तो ये यहाँ पे बी पे पहुंचेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg/L/2 और बचा कुचा काइनेटिक एनर्जी में, सो हाफ एम वी बी स्क्वायर। जरा इसको लेफ्ट में लेके आइए, तो लेफ्ट में लेके जब आओगे, ओके, तो लेफ्ट में लेके आने पे ये कितना बचेगा, सो ये बचेगा 3/2 mgl इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट। ओके, ओके, जरा जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हुई, उसे ठीक करते हैं। ये बचेगा यहाँ पे 4/2, क्योंकि ये 5 है, जब ये एम एक इधर आएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, सो 4/2। अब काट पीट के इसे 2 ही लिख दो ना डायरेक्ट, क्यों इस पे इतना
लंबा कैलकुलेशन करेंगे। ये इतना बचेगा, ये काइनेटिक एनर्जी बी पे हो गई, इसे इक्वेशन बना लो 1। अब जरा देखो, अब जरा सी के लिए देखो, ए टू सी चेक करो जरा, ए टू सी। ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना है एम जी एल, स्क्वायर करने पे अंडर रूट हटा। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी सी पे कितनी हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदल रही है, इस जगह पे जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेंगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एल बाई 3, तो ये होगी 3L/2। कैसे भैया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डिस्टेंस एल हो गया, बट लेकिन यहाँ से यहाँ तक जरा देखो, इस लेवल पे, इस लेवल पे क्या हो जाएगा, ये L/2 डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये सी और ये ए, इसके बीच की 3L/2 डिस्टेंस बनती है। तो इस बेस को ले लीजिए यहाँ से रेफरेंस पॉइंट। सो इतनी हाइट हो गई ऊपर 3L/2, जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बनती है इतनी। अब जरा काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सी पे। अब जरा इसको लेफ्ट में लेके आइए, सो 5/2 और इधर 3/2, सो 2/2 बनेगा ना, तो एम जी एल हाफ एम वी सी स्क्वायर, सो एम जी एल वी सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया किस पे, सी पॉइंट पे, ये हो गया सेकंड। सो जरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, जरा रेशियो निकाल दीजिए भैया। रेशियो आ जाएगा 2mgl अपॉन mgl, यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया आंसर, दैट्स इट। तो जरा इसका आंसर बनेगा 2। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स, और आपको बताया गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें आपको बी की वैल्यू बतानी है। तो ये बी है, ये वाला यहाँ पे, और वर्क डन इस पे 0 है। तो जरा देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन तो 0 है, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, ये तो जी फोर्स हो गया। डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ आई कैप माइनस 2j माइनस के कैप, आई का मल्टीप्लाई, जे का के का। तो जरा देखिए 2, ओके, यहाँ इसका इसका करेंगे 2 बी, और इसका करेंगे तो -2b, यहाँ से इसका करेंगे तो -1, 0 0 इक्वल्स टू 1 -2b, सो b विल इक्वल्स टू 1/2। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाता है बी, ये रहा आपका आंसर। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फोर्स के द्वारा एक पार्टिकल को इस प्लेन में यहां से यहां एक्स एक्सिस के अलोंग और यहां से यहां वाई एक्सिस के अलोंग ले जाया जाता है। तो उसमें आपको ले जाने में वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन होता है सिंपली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो जरा देखिए, फोर्स है, ओके, बट लेकिन यहाँ पे ये फोर्स इस कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है। तो अब जरा फोर्स निकालने के लिए हमें ये वाला तरीका, इंटीग्रेशन वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। कैसे, वर्क डन विल बी, वर्क डन विल बी एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं 0 से 4, और वाई पे यहां से यहां जा रहे हैं 0 से 2, 0 से 2 जा रहे हैं। और यहाँ पे ये वाला फोर्स का कंपोनेंट है एफ एक्स, और ये वाला कंपोनेंट है एफ वाई। जरा पुट कीजिए, तो पुट करने पे यहां से मिलेगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, और यहां से मिलेगा एफ वाई मीन्स वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन तो होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे y है, तो जरा y को रिप्लेस करते हैं यहां से। y यहां से निकलेगा 10 माइनस एक्स, तो जरा लिख दीजिए 10 माइनस एक्स dx, और ये रहा वाई स्क्वायर डी वाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 to 4 जा रहा है, और ये 10 रहेगा, इसको मैं आगे ले लेता हूं, माइनस इंटीग्रेशन ये एक्स क्यूब डी एक्स, इस तरीके से 0 to 4 ये कर देते हैं, और ये रहेगा, और यहाँ पे y कहाँ से कहाँ जा रहे हैं 0 से 4, तो ये 0 से 2 जा रहे हैं, सॉरी,
2 हो गया वाई स्क्वायर, तो यहां से इसको भी इंटीग्रेट साथ ही साथ कर लेंगे, तो यहां से बनेगा वाई क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेके 2 तक। अब जरा इसको कैलकुलेट करेंगे इस जगह पे, ओके कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा भाई, ये 10, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 4, ओके, माइनस x to the power 4 अपॉन x to the power 4 अपॉन 4, यहां से पावर बनेगी जो बनेगी 0 to, ये 4 लिमिट्स बनेंगी, और यहां से बनेगा y क्यूब अपॉन 3, ये जो चल रहा है ये कहां से कहां तक जा रहा है 2 तक, ओके। तो जरा सॉल्व करिए 10, और जरा 4 इसकी जगह रखिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 3, माइनस इसको जरा देखिए, ओके, एंड एक्स क्यूब ही रहेगा ना यहाँ से, y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, ओके। अब जरा देखिए यहाँ पे 4 की पावर 4 अपॉन में 4 इस तरीके से रहेगा, और इस तरीके से लिमिट्स लगाने पाएगा ये वाला टर्म। अब जरा देखिए प्लस अपर लिमिट रखिए y पे अपर लिमिट रखेंगे 2 क्यूब अपॉन 3, इस तरीके से आप सॉल्व करिए, आंसर आपका 152 या 154 आ रहा होगा। एक बार आप सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है x डायरेक्शन में, वर्क डन होता है 5 जूल जब उसे डिस्प्लेस कर दिया गया 1 मीटर से, उसमें अल्फा दे रखा है, बीटा पता करना है। तो प्यारे बच्चों, वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, एफ एक्स इंटू डी एक्स, और फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये है बेटा, तो यहां से डायरेक्ट फोर्स रखिए, पहले फोर्स रखेंगे तो आपको एल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, और डी एक्स ये कहां से कहां जा रहा है 0 से 1 तक, ओके। तो एल्फा डी एक्स 0 से 1 करिए, फिर बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको भी 0 से 1 करिए, जरा ये हो गया एल्फा एक्स प्लस ये हो गया बीटा एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ के लिमिट्स भी 0 से 1 है, यहाँ के लिमिट्स भी 0 से 1 है। अब जरा इसे सॉल्व करिए आगे, इसको करने पे मिलेगा एल्फा 1 माइनस 0 प्लस बीटा 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3। अब जरा देखिए एल्फा तो ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो 1 इंटू 1 ये 1 ही रहने वाला है, ये बीटा इक्वल अपॉन 3 आ जाएगा। अब जरा वर्क डन इसमें दे ही रखा है ना 5 जूल, तो यहाँ पे पुट करिए 1 प्लस बीटा बाई 3, ये 4 हो जाएगा बीटा बाई 3, तो यहाँ से बीटा बनेगा 12 जूल, 12 वॉट एवर, यहाँ पे 12 आ रहा है। तो अब जरा बीटा की जो डायमेंशन बनेगी, तो यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगी, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है ना, तो अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर तब ये फोर्स बन पाएगा, ओके ओके। सो इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर रखनी पड़ेगी, तब ये सभी इस टर्म की यूनिट न्यूटन बन पाएगी। तो जरा देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बीड है जिसका मास m है, वो स्लाइड करता है बिना फ्रिक्शन के एक वर्टिकल सर्कुलर लूप की वॉल पे, और जिसकी रेडियस है r, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, ओके। बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग, भैया ये स्प्रिंग भी इसको इधर लेके आती है और ग्रेविटी भी लेके आती है, ओके। ये दोनों ही चीजें इसको नीचे लेके आ रही हैं, ओके। अच्छा जी, अब क्या कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में ये टॉप पे है,
यहाँ पे लगा हुआ है और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज आर। भैया नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की आर है, पर ये खिंच के कितनी हो गई है 2r। तो इसमें मतलब इसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया है, लेंथ में इंक्रीजमेंट है आर का। ओके, इसकी लेंथ आर डिस्टेंस स्ट्रेच हो चुकी है। ओके, तो जरा देखिए द इक्विलिब्रियम लेंथ। ओके, इफ बीड इज रिलीज फ्रॉम टॉप, इसकी स्पीड जीरो, यहां से इसकी स्पीड जीरो इनिशियली। तो जब इस स्प्रिंग की लेंथ यहां पे कहीं आके आर रह जाती है, आर आर मतलब नेचुरल लेंथ पे आ जाता है, तो बताओ जरा कि इस समय पे इस ये जो बीड पहुंचेगा यहां से, इस समय पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली वेलोसिटी पूछिए। तो जरा ये सेंटर बना लो यहां से और यहां से कर दो अटैच। तो प्यारे बच्चों ये भी आर है, ये भी आर है। मान लो ये डिस्टेंस भी आर बची है, तो सारे के सारे एंगल हो जाएंगे 60। ओके, जब सारे के सारे एंगल 60 हो जाएंगे तो ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। जरा मैं इस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ओके, जरा देखिए कि यहाँ पे मान के चलो ये यहाँ पे बीड आ गया, ये वाला बीड स्टार्टिंग में यहाँ पे था। ओके, तो ये वाली लेंथ क्या हो गई, ये तो आर है, यहाँ पे ये भी आर रहेगी। ओके, लेट अस टेक इस पॉइंट पी पे ये बीड यहाँ से आर लेंथ पे आ जाती, ये आर लेंथ पे आ जाती है। ओके, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ऑब्वियसली ये सारे एंगल 60 के हो गए ना। अब यहां से देखोगे ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इतनी इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ये 60 डिग्री का बनेगा। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई आर cos 60, जिसको मैं कह सकता हूं r/2। और ऑलरेडी ये r यहां तक है ही। ओके, तो जरा देखिए जब बीड यहां पे था, ओके, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको आप रेफरेंस ले लीजिए यहां से। ओके, ये टोटल हाइट क्या हो गई इनिशियली 3r/2। तो जरा देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए जरा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने से यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 3/2 हाइट इज दिस mgh, हाइट इज 3/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे जीरो है जी, क्योंकि ये स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है। और यहाँ पे इसकी स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पे कितना स्ट्रेच है आर, क्योंकि ये 2r है ना, तो आर तो नेचुरल है और आर इसमें स्ट्रेच है। तो ये तो टॉप पे एनर्जी होगी। अब जरा ये फाइनल पॉइंट, ये तो इनिशियल हो गया और इसको आप ले लो फाइनल पॉइंट, पी पॉइंट फाइनल है इसका। ओके, तो अब जरा देखिए इस पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, क्योंकि रेफरेंस लाइन पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये लाइन को रेफरेंस माना है हमने, इसी पे ये बीड आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब इस पे बची क्या काइनेटिक एनर्जी, इसको ले लो हाफ mv स्क्वायर। अब जरा स्प्रिंग की वाली पोटेंशियल एनर्जी ये भी जीरो होगी, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती स्प्रिंग में। ओके, जब स्ट्रेच करोगे तभी इसके अंदर एनर्जी आती है। अब जरा देखिए अब इसको कैलकुलेशन करने में क्या जाता है, बहुत आसान सा है। अब यहाँ से 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 अजी से कैंसिल कर लीजिए। अब जरा v स्क्वायर इस तरफ है, इस मास को इधर लेफ्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, डिवाइड करने पे 3rg। ओके, तो ये मास का इधर भी डिवाइड और इस मास का इधर भी डिवाइड। ओके, सो डिवाइड करने पे आपको पता चलेगा 3rg प्लस के आर स्क्र अपॉन एम। इधर साइड में ये वी स्क्र है जी, ये वाले वी स्क्र है यहाँ पे। ओके, सो वी स्क्र है, तो अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि v इधर रख लो और अंडर रूट लगा दो इधर साइड में। सो ये हो गया 3rg प्लस के आर स्क्र अपॉन एम आ गया। तो देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ से ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ। सो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन आंसर है।
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। ये एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जरा इसको देखते हैं। अभी ये कह रहा है, पहले इसका एसर्शन पढ़ते हैं। एसर्शन में ये पूछ कह रहा है कि ये जो इसमें कह रहा है कि एक सेंट्रल फोर्स फील्ड में वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। जी बात, ये बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। और इसका एक नियम होता है कि कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंटर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनमें अगर आप एक किसी भी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी मास को आप एक पॉइंट से आप बी पॉइंट पे लेके जाइए, ए से बी पॉइंट पे, इस मास को, चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो करिए, चाहे पहला या दूसरा, ए से बी तक जाने के लिए, ओके, तो वर्क डन हमेशा सेम आएगा। और आप ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो किसी भी चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाइए, चाहे वो ऐसे लेके जाइए चाहे वो ऐसे लेके जाइए, वर्क डन चेंज नहीं होगा। वर्क डन जो फर्स्ट पाथ से होगा, वर्क डन वही आपको सेकंड पाथ पे मिलने वाला है। तो पहला ऑप्शन, पहला असर्शन सही है। अब देखते हैं क्या इसका रीजन क्या कहता है। अगर दूसरा पढ़ेंगे रीजन, तो ये कह रहा है एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स, जो भी फोर्स मैकेनिक्स में एनकाउंटर किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, डजंट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। हर फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं होती। एग्जाम्पल, आप जरा फ्रिक्शनल फोर्स की बात करिए। फ्रिक्शनल फोर्स ये एनर्जी लॉस के लिए यूज होता है। इसकी, ये एक कार है और ये इधर मूव कर रही है, तो ये फ्रिक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाएगा। पर लेकिन इसके कारण इस कार में कोई भी एनर्जी का लॉस, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी गेन या लॉस नहीं होने वाली इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो प्यारे बच्चों, ये बात सही है। तो अब आप देख रहे हैं, पर लेकिन ये एसर्शन का रीजन नहीं है, वो एक अलग बात है जो कि सही है, ये भी एक अलग बात है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या आया, बी। दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सो ऑप्शन आंसर क्या है इसका, 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जरा। इसमें कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है। तो चलिए जी, बॉडी का मास हो गया यहाँ पे 4 kg, और ये एक रखी हुई है किसी पॉइंट पी पे, और पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखे हैं इस जगह पे 3,4। अब जरा देखिए, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अजी फोर्स भी लगाना है इस पे। तो फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पे, अंडर द एक्शन ऑफ दिस 2I + 3J न्यूटन फोर्स, ओके। ये मूव करती है पी से क्यू की ओर, और जहां पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 6,10। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। सो ये 6 - 3 कितना हो गया, 3I कैप। ये 10 - 4 ये कितना हो गया, 6J कैप। अजी ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ पे दे ही रखा है। अब क्या दिक्कत आ गई पावर निकालने में। सो पावर एवरेज जो निकलेगी, अब जरा देखिए, एवरेज पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या हो गया जी, 2I कैप + 3J कैप, ओके। डिस्प्लेसमेंट लिख दो 3I कैप + 6J कैप। अब यहाँ पे टाइम देख लो। अब ये कितने एंड पे पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में क्या एवरेज पावर खर्च होगी, जरा देखिए। दिस विल बी 6 और दिस विल बी 18/4, ये हो गया 24/6, ओके। दिस विल बी 6। तो हम इस पावर को कह देंगे इतने वॉट,
पावर खर्च हो गई। अब जरा देखिए पावर इंस्टेंटेनियस क्या होता है जी, पावर इंस्टेंटेनियस होता है, तो पावर इंस्टेंटेनियस होता है एफ डॉट वी। अब यहाँ पे वी तो हमें पता नहीं है, तो चलिए जरा पता कर लेते हैं वी कितना होगा। एक्सीलरेशन यहाँ से निकाल लो पहले, ये होगा मास इंटू एक्सीलरेशन 2i कैप प्लस 3j कैप, और मास है 4, तो जरा डिवाइड दे दीजिए इस 4 का। ओके, तो डिवाइड 2/4 i कैप 3/4 j कैप, डिवाइड लग गया। तो अब यहां से हमें पता चल चुका है कि पावर इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे। ओके, तो पावर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए 4 जरा रखिए, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 2/4 i कैप प्लस 3/4 j कैप, डॉट प्रोडक्ट करिए जरा इसका। डॉट प्रोडक्ट करने पे आप पाओगे ये, यहाँ पे तो हमें वेलोसिटी रखनी है ना, तो ये हमने यहाँ पे गलती कर दी, ये वेलोसिटी नहीं है, ये है एक्सीलरेशन, तो हमें रखनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे जी, चलिए जी वेलोसिटी बना लो ना एक्सीलरेशन से। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो वेलोसिटी तुम निकालोगे यहाँ से a इंटू टाइम, तो यहाँ से वेलोसिटी जब निकाल रहे हो, जरा मैं इसको इधर लिख दूं क्या। ओके, मैं थोड़ा स्लाइड करता हूं इसको, यस। अब जरा यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2/4 i कैप प्लस 4j कैप, ये तो हो गया एक्सीलरेशन। आप वेलोसिटी कितने टाइम में निकाल रहे हो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो ना, तो ये टाइम कितना है 4, यहाँ पे रखो 4, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, वेलोसिटी विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप। चलो भैया पुट कर दो अब यहाँ पे लाके इसे, पुट करने पे लो जी डॉट वेलोसिटी क्या आ गया, 2i कैप प्लस 3j कैप, कर दो क्रॉस, सो दिस विल बी 4 प्लस 9 13। अब यहाँ पे तो रेशियो पूछा है ना, रेशियो किस किस का पूछा है, किसके अपॉन क्या है, एवरेज के अपॉन है इंस्टेंटेनियस। तो भैया एवरेज क्या था हमारा, एवरेज हम पहले से ही क्या निकाल चुके हैं, ओके 6, और ये कितना है 13, 6/13 यहाँ पे आ गया आंसर। बोलो जय श्री राम। ये क्या कर रहे हो आप? अब जरा देखते हैं 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक सैंड ड्रॉपर है। लो जी यहाँ पे एक सैंड ड्रॉपर मैंने बना रखा है, ये एक सैंड ड्रॉपर है, यहाँ से सैंड गिरती है नीचे की ओर, ओके, यहाँ से मिट्टी गिरती है, और ये है कन्वेयर बेल्ट। तो लो जी ये कन्वेयर बेल्ट इधर ऐसे घूमेगी, इधर की ओर चलेगी, ओके, ये इधर इधर की ओर चलेगी। तो सैंड यहाँ पे जब इकट्ठी होके सैंड भी इधर की ओर चलेगी, क्योंकि बेल्ट अपने साथ इसे एक फोर्स देगी चलने के लिए, स्टैटिक फोर्स, तो अपनी डायरेक्शन में ही सैंड इसे फोर्स देगी चलने के लिए, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। अब जरा देखना भाई, अब हमें ये कह रहा है कि ये पावर कितनी डिलीवर होगी बेल्ट को चलाने के लिए, और चलाने के लिए कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। तो अब जरा देखिए क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो पावर डिलीवर्ड के बारे में हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू वॉट, एफ डॉट वी। अब ये तो दोनों एक ही तरफ है ना, तो cos 0 आने वाला है जो कि 1 होता है, तो F इंटू वी लिखना ही ठीक है। अब जरा देखिए हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू डी डी वी अपॉन डी टी, या फिर कर लीजिए एम वी डी एम अपॉन डी टी। एक्चुअल फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का ये होता है, ओके, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, ओके। पर जहां पे मास कांस्टेंट रहता है ना, ये वाला मास कांस्टेंट रहता है, तो इसको सिर्फ एक्सीलरेशन बना के ऐसे लिख देते हैं, और ये कांस्टेंट रहता है तो ये 0 हो जाएगा। पर यहाँ पे मास का क्या हो रहा है, यहाँ पे मास कांस्टेंट कहाँ है,
मास जो बेल्ट पे गिर रहा है उसकी अमाउंट लगातार बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है वेलोसिटी। जब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो ये वाली टर्म को हमें जीरो कर देना पड़ेगा। तो ये तो जीरो हो गई, तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से ये बनेगा dm अपॉन dt। तो जरा रखिए फोर्स को यहाँ से, v dm अपॉन dt, और ये एक ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो यहाँ से तो ये v स्क्वायर बन गया ना। अब जरा देखिए dm अपॉन dt को बता रखा है कि ये dm अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के, तो dm अपॉन dt आप क्या इसको एक कांस्टेंट लेके लिख सकते हैं ना। अब जरा कांस्टेंट लेके लिखिए k अंडर रूट वी, तो पावर विल बी व्हाट, k, और v टू द पावर क्या हो जाएगा, v टू द पावर हो जाएगा 5/2, क्योंकि ये v की पावर 1/2 होता है, और 1/2 में 2 जोड़ देते हैं, ये वाला 2, तो वो 5/2 होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिए जरा, p स्क्वायर ओके इक्वल टू k v टू द पावर 5। तो यहाँ से p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v टू द पावर 5। सो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये किस से मैच कर रहा है। अब जरा देखिए, ये तो 4 से मैच कर रहा है, तो आपका ये वाला क्या हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो इस सीरीज में हमने फिनिश किए हैं वर्क एनर्जी पावर और एनएलएम के सारे क्वेश्चंस जो कि जनवरी 2005 जेई मेंस में पूछे गए हैं। तो जरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसमें लाइक्स बढ़ाइए, जिससे कि एक मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए नए नए वीडियो लेके आए। थैंक यू सो मच। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, एक कार जा रही है जिसकी मैक्सिमम स्पीड v नॉट है, और इस स्पीड पे इसमें कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रखी इसमें, और पूछा जा रहा है कि इसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट क्या होगा। तो जरा देखिए, एक तो इसमें मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड पूछी है, तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। फॉर द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड आप एक बात याद रखिए कि एक फॉर्मूला है आर स्क्वेयर v square upon rg। so v square upon rg equals to tan थीटा। बट आप मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कह रहा है, तो मैक्सिमम के लिए प्लस आ जाएगा, अगर मिनिमम होता तो माइनस आता, प्लस लेमडा कर दीजिए। ओके, तो ये वो स्पीड होगी मैक्सिमम जो कि वी नॉट दे भी रखी है। प्यारे बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं, इस लेमडा को आपको मैं बता दूं, इसको आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन की तरह यूज करना है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसका कॉन्सेप्ट होता है टेन लेमडा विल बी इक्वल्स टू म्यू। ओके, सो जरा देखिए, v नॉट स्क्वेयर अपॉन आर जी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी, v नॉट स्क्वेयर अपॉन आर जी, tan theta plus this will be mu, this will be 1 minus mu tan theta। आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो v नॉट स्क्वेयर माइनस म्यू tan थीटा v नॉट स्क्वेयर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई पे इधर पाएंगे आर जी टेन थीटा प्लस म्यू आर जी। जरा देखिए, इधर रहेगा v नॉट स्क्वेयर माइनस आर जी टेन थीटा, आप सारे म्यूज लेफ्ट राइट साइड में लेके जाइए, सो म्यू इधर जाएगा, और म्यू की इस टर्म को इधर लेके जाएंगे, तो इसको कॉमन भी ले लीजिए, सो v नॉट स्क्वेयर टेन थीटा प्लस आर जी। अब यहां से इसको जरा सॉल्व करिए और म्यू की वैल्यू पाइए। म्यू को सब्जेक्ट बना लिया, v नॉट स्क्वेयर माइनस आर जी टेन थीटा अपॉन v नॉट स्क्वेयर टेन थीटा प्लस आर जी। आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन रहेगा 3।
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये एक बलून है और इसमें कुछ कंटेंट भी भर रखा है और इसका मास m है। ओके, ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन a के साथ। ओके, तो ऑब्वियसली ऊपर जो भी बाइंड फोर्स लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा और नीचे वाला जो फोर्स है m इंटू जी वो कम होगा। ओके, तो पहले ही केस में आप देख लीजिए कि f ज़्यादा है mg कम है, इस वजह से इस मास पे एक्सेलरेशन ए आ रहा है। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो हम चाहें तो ये अपवर्ड फोर्स हम निकाल सकते हैं, ए प्लस एम इंटू जी, इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए यहाँ पे। ओके, सेकंड केस इसका जरा पढ़िए। सेकंड केस कहता है कि द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट, मतलब इसमें से जो भी मास भरा हुआ है, इसमें जो भी है उसे आप बाहर निकाल दीजिए। ओके, कितना बाहर निकाल दीजिए, एक्स। तो अब निकालने पे इसमें बचेगा कितना, m माइनस एक्स, m माइनस एक्स बचेगा, नीचे की फोर्स रहेगा ये। अब ये जो है इसमें से मास निकाल दिया तो नीचे मास जो बचेगा और फोर्स लगेगा इतना बचेगा। अब ये जो ऊपर फोर्स है, कोई भी बायंट फोर्स किसी भी मास पे डिपेंड नहीं करता। बायंट फोर्स मीन्स बायोएंसी फोर्स, बायोएंसी फोर्स किसी मास पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। सो वो सेम रहेगा। एंड आप देखिए इस पे एक्सिलरेशन वो कितना चाहता है, यहाँ पे बताया वो 3a चाहता है, 3a, 3a इसका एक्सिलरेशन होना चाहिए। तो जरा देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए F इक्वल टू पुट हमें कर देना है ma प्लस mg माइनस F की जगह हमने ये पुट करने के बाद इसे mg प्लस xg बोलेंगे। सो m इंटू 3a माइनस x इंटू 3a। ओके, तो यहाँ से ये इसका कैंसिलेशन हो जाएगा और अब x की वैल्यू हमें जो फाइंड करनी है उसके लिए x एक तरफ लेके आए, तो xg प्लस 3ax विल बी इक्वल टू m इंटू 3a, और ये ma इधर आएगा। अब दिस विल बी 3a प्लस g इक्वल टू m 3a माइनस a, यहाँ से x बनेगा m इंटू 3a। ओके, a आप ऑलरेडी भी यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। सो दिस विल बी यहाँ से हटाइए जरा इसे, इसमें से डायरेक्टली आप लिख दीजिए दिस विल बी 2am अपॉन 3a प्लस जी। अब जरा देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। ओके, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका 2ma अपॉन 3a प्लस जी, 3a प्लस जी, ऑप्शन हो गया सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक बॉडी है जिसका m मास है और जिसका कनेक्शन है एक मासलेस और अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से, और वो वर्टिकल सर्किल में r रेडियस पे घूमती है। ओके, तो जरा देखिए, ये इस तरीके से मैं एक बना देता हूं सर्किल। ओके, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए एक स्ट्रिंग। ओके, और ये यहाँ पे इस तरीके से घूमता है, इसमें कोई m मास बंधा हुआ है, और जब ये यहाँ पे पहुंचता है मास इस जगह पे, तब इसकी वेलोसिटी हो जाती है, यहाँ पे गिवन है n अंडर रूट जी आर। ओके, यहाँ पे बॉटम पॉइंट पे हमें वेलोसिटी पता नहीं है बॉटम पॉइंट पे क्या वेलोसिटी है, तो इसकी रेडियस भी r दे रखी है। तो जरा देखिए, रेशियो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी का बॉटम पे और टॉप पे। तो जरा देखिए, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, टॉप पे काइनेटिक सीधी सीधी बात हाफ m, और ये वेलोसिटी यहाँ पे दे रखी है टॉप पे, टॉप पे वेलोसिटी दे रखी है, ये होगा n स्क्वायर जी आर।
तो इसके बारे में तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका स्टेप देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इसके बॉटम पे निकालते हैं। तो जरा देखिए इस जगह पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे होगी, वो कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वेयर। अगर आप इसको रेफरेंस मानते हैं तो ये हाइट हो गई पूरी 2r। तो इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी 2r। तो काइनेटिक एनर्जी टॉप पर और पोटेंशियल एनर्जी, ये जब बॉल नीचे आएगी टोटल ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। ओके, सो ये बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। ओके, काइनेटिक एनर्जी ओके बॉटम पे। इक्वेशन सेकंड, जरा इनका रेशियो निकालना है। सो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। तो बट लेकिन यहाँ पे बॉटम टू टॉप पूछा है, तो जरा देखिए पहले बॉटम लिखेंगे ऊपर की तरफ, बॉटम और नीचे की तरफ टॉप। तो बॉटम की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम जी आर, इसमें से कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये पूरा बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है। ओके, तो ये हाफ एम जी आर कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा एन स्क्वेयर प्लस 4, इस तरीके से, क्योंकि 1/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और 1/2 फिर बाहर आ जाएगा। ओके, अब जरा नीचे देखिए, टॉप पे हम ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर रखे हैं जी आर। ओके, तो जरा m/2 जी आर, m/2 जी आर, आपको मैं बार बार कह रहा हूं ये 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं, आप 1 लेके एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो 1/2 ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, मैंने शॉर्ट में किए, एन स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन एन स्क्वेयर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बनेगा फोर्थ ऑप्शन, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है कि यहाँ पे एक मास है जिसका m मास होता है, ये v नॉट वेलोसिटी इसको दे दी, ये एटलीस्ट इस पे पहुंच जाए तभी तो स्लैकिंग होगी। तो एटलीस्ट d पे पहुंचने के लिए जो वेलोसिटी जो दी जाएगी वो कम से कम 5gl होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें रेशियो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी बी पे और सी पे, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो जरा देखिए इतनी हाइट जरा भैया पता करिए, ये हाइट कितनी होती है, ये एल है, तो ये एल कॉस थीटा जो कि l/2 होगी। तो नीचे जो बचेगा वो भी तो l/2 ही बचेगा, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक ए तक तो रेडियस है ना एल, तो एल में से आधा l/2 घटा दीजिए, बचा कुचा एल, ये l/2 ही होगा। तो जरा बी पे देखिए, तो कंजर्वेशन एनर्जी लगाइए ए और बी के बीच में। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए हाफ एम, अब काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी है, वो हम बता रहे हैं हाफ एम वी स्क्वेयर, तो वी नॉट कितना है यहाँ पे 5gl हो जाएगा। ओके, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस, अब ये जो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जब बी पे पहुंचेगा पार्टिकल, तो ये यहाँ पे बी पे पहुंचेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। सो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg/2 और बचा कुचा काइनेटिक एनर्जी में, सो हाफ एम वी बी स्क्वेयर। जरा इसको लेफ्ट में लेके आइए, तो लेफ्ट में लेके जब आओगे, ओके, तो लेफ्ट में लेके आने पे ये कितना बचेगा, सो ये बचेगा 3/2 mgl इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट। ओके, ओके, जरा जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हुई, उसे ठीक करते हैं। ये बचेगा यहाँ पे 4/2, क्योंकि ये 5 है, जब ये एम एक इधर आएगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, सो 4/2। अब काट पीट के इसे 2 ही लिख दो ना डायरेक्ट, क्यों इस पे इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे। ये इतना बचेगा, ये काइनेटिक एनर्जी बी पे हो गई, इसे इक्वेशन बना लो 1। अब जरा देखो, अब जरा सी के लिए देखो, ए टू सी चेक करो जरा, ए टू सी,
ए पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट कितना है एम जी एल, स्क्वायर करने पे अंडर रूट हटा। अब जरा पोटेंशियल एनर्जी सी पे कितनी हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी किस में बदल रही है, इस जगह पे जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों रहेंगी। पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एल बाई 3, तो ये होगी 3L/2। कैसे भैया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डिस्टेंस एल हो गया, बट लेकिन यहाँ से यहाँ तक जरा देखो इस लेवल पे, इस लेवल पे क्या हो जाएगा, ये L/2 डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये C और ये A इसके बीच की 3L/2 डिस्टेंस बनती है। तो इस बेस को ले लीजिए यहाँ से रेफरेंस पॉइंट। सो इतनी हाइट हो गई ऊपर 3L/2, जहाँ का पोटेंशियल एनर्जी बनती है इतनी। अब जरा काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सी पे। अब जरा इसको लेफ्ट में लेके आइए, सो 5/2 और इधर 3/2, सो 2/2 बनेगा ना, तो एम जी एल हाफ एम वी सी स्क्वायर, सो एम जी एल वी सी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया किस पे, सी पॉइंट पे, ये हो गया सेकंड। सो जरा देखिए काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, जरा रेशियो निकाल दीजिए भैया। रेशियो आ जाएगा 2mgl अपॉन mgl, यहां से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया आंसर, दैट्स इट। तो जरा इसका आंसर बनेगा 2। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फोर्स, और आपको बताया गया है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें आपको बी की वैल्यू बतानी है। तो ये बी है, ये वाला यहाँ पे, और वर्क डन इस पे 0 है। तो जरा देखिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन तो 0 है, डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप, ये तो जी फोर्स हो गया। डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ आई कैप माइनस 2j माइनस के कैप, आई का मल्टीप्लाई जे का के का। तो जरा देखिए 2, ओके यहाँ इसका करेंगे 2 बी, और इसका करेंगे तो -2b, यहाँ से इसका करेंगे तो -1 0 0 इक्व टू 1 -2b, सो b विल इक्व टू 1/2। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाता है बी, ये रहा आपका आंसर। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फोर्स के द्वारा एक पार्टिकल को इस प्लेन में यहां से यहां एक्स एक्सिस के अलोंग और यहां से यहां वाई एक्सिस के अलोंग ले जाया जाता है। तो उसमें आपको ले जाने में वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन होता है सिंपली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो जरा देखिए फोर्स है, ओके, बट लेकिन यहां पे ये फोर्स इस कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है। तो अब जरा फोर्स निकालने के लिए हमें ये वाला तरीका, इंटीग्रेशन वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। कैसे, वर्क डन विल बी एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहे हैं 0 से 4, और वाई पे यहां से यहां जा रहे हैं 0 से 2, 0 से 2 जा रहे हैं। और यहाँ पे ये वाला फोर्स का कंपोनेंट है एफ एक्स, और ये वाला कंपोनेंट है एफ वाई। जरा पुट कीजिए, तो पुट करने पे यहां से मिलेगा एफ एक्स टू एक्स स्क्र वाई डी एक्स, और यहां से मिलेगा एफ वाई मीन्स वाई स्क्र डी वाई। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन तो होने से रहा, क्योंकि यहाँ पे y है, तो जरा y को रिप्लेस करते हैं यहां से, y यहां से निकलेगा 10 माइनस एक्स, तो जरा लिख दीजिए 10 माइनस एक्स dx, और ये रहा वाई स्क्र डी वाई। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्र डी एक्स, 0 to 4 जा रहा है, और ये 10 रहेगा, इसको मैं आगे ले लेता हूं माइनस इंटीग्रेशन ये एक्स क्यूब डी एक्स, इस तरीके से 0 to 4 ये कर देते हैं, और ये रहेगा, और यहाँ पे y कहां से कहां जा रहे हैं 0 से 4, तो ये 0 से 2 जा रहे हैं, सॉरी 2 हो गया वाई स्क्र
तो यहाँ से इसको भी इंटीग्रेट साथ ही साथ कर लेंगे, तो यहाँ से बनेगा वाई क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेके 2 तक। अब जरा इसको कैलकुलेट करेंगे इस जगह पे। ओके, कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा भाई, ये 10, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to 4, ओके, माइनस x to the power 4 अपॉन x to the power 4 अपॉन 4, यहाँ से पावर बनेगी जो बनेगी 0 to, ये 4 लिमिट्स बनेंगी, और यहाँ से बनेगा y क्यूब अपॉन 3, ये जो चल रहा है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 तक। ओके, तो जरा सॉल्व करिए 10, और जरा 4 इसकी जगह रखिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 अपॉन 3, माइनस इसको जरा देखिए। ओके, एंड एक्स क्यूब ही रहेगा ना यहाँ से, y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पे 4 की पावर 4 अपॉन में 4 इस तरीके से रहेगा, और इस तरीके से लिमिट्स लगाने पाएगा ये वाला टर्म। अब जरा देखिए प्लस अपर लिमिट रखिए y पे अपर लिमिट रखेंगे 2 क्यूब अपॉन 3, इस तरीके से आप सॉल्व करिए, आंसर आपका 152 या 154 आ रहा होगा। एक बार आप सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है जो कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है x डायरेक्शन में। वर्क डन होता है 5 जूल जब उसे डिस्प्लेस कर दिया गया 1 मीटर से। उसमें अल्फा दे रखा है, बीटा पता करना है। तो प्यारे बच्चों, वर्क डन इक्वल्स टू व्हाट, Fx इंटू डी एक्स, और फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ये है बेटा। तो यहाँ से डायरेक्ट फोर्स रखिए, पहले फोर्स रखेंगे तो आपको अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर रखना पड़ेगा, और डी एक्स ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 1 तक। ओके, तो अल्फा डी एक्स 0 से 1 करिए, फिर बीटा एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको भी 0 से 1 करिए। जरा ये हो गया अल्फा एक्स प्लस ये हो गया बीटा एक्स क्यूब अपॉन 3, यहाँ के लिमिट्स भी 0 से 1 है, यहाँ के लिमिट्स भी 0 से 1 है। अब जरा इसे सॉल्व करिए आगे, इसको करने पे मिलेगा अल्फा 1 माइनस 0 प्लस बीटा 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 क्यूब अपॉन 3। अब जरा देखिए, अल्फा तो ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो 1 इंटू 1 ये 1 ही रहने वाला है, ये बीटा इक्वल अपॉन 3 आ जाएगा। अब जरा वर्क डन इसमें दे ही रखा है ना 5 जूल, तो यहाँ पे पुट करिए 1 प्लस बीटा बाई 3, ये 4 हो जाएगा बीटा बाई 3, तो यहाँ से बीटा बनेगा 12 जूल, 12 वॉट एवर, यहाँ पे 12 आ रहा है। तो अब जरा बीटा की जो डायमेंशन बनेगी, तो यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगी, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है ना, तो अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर तब ये फोर्स बन पाएगा। ओके ओके, सो इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर रखनी पड़ेगी, तब ये सभी इस टर्म की यूनिट न्यूटन बन पाएगी। तो जरा देखिए अरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बीड है जिसका मास m है, वो स्लाइड करता है बिना फ्रिक्शन के एक वर्टिकल सर्कुलर लूप की वॉल पे, और जिसकी रेडियस है r, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। ओके, बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग। भैया ये स्प्रिंग भी इसको इधर लेके आती है और ग्रेविटी भी लेके आती है। ओके, ये दोनों ही चीजें इसको नीचे लेके आ रही हैं। ओके, अच्छा जी, अब क्या कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग में ये टॉप पे यहाँ पे लगा हुआ है, और लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज आर। भैया नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की आर है,
पर ये खिंच के कितनी हो गई है 2r। तो इसमें मतलब इसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया है, लेंथ में इंक्रीजमेंट है r का। ओके, इसकी लेंथ r डिस्टेंस स्ट्रेच हो चुकी है। ओके, तो जरा देखिए द इक्विलिब्रियम लेंथ। ओके, इफ बीड इज रिलीज फ्रॉम टॉप, इसकी स्पीड 0, यहां से इसकी स्पीड 0 इनिशियली। तो जब इस स्प्रिंग की लेंथ यहां पे कहीं आके आर रह जाती है, आर मतलब नेचुरल लेंथ पे आ जाता है, तो बताओ जरा कि इस समय पे ये जो बीड पहुंचेगा यहां से, इस समय पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वाली वेलोसिटी पूछिए। तो जरा ये सेंटर बना लो यहां से, और यहां से कर दो अटैच। तो प्यारे बच्चों ये भी आर है, ये भी आर है। मान लो ये डिस्टेंस भी आर बची है, तो सारे के सारे एंगल हो जाएंगे 60। ओके, जब सारे के सारे एंगल 60 हो जाएंगे, तो ये तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। जरा मैं इस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। ओके, जरा देखिए कि यहाँ पे मान के चलो ये यहाँ पे बीड आ गया, ये वाला बीड स्टार्टिंग में यहाँ पे था। ओके, तो ये वाली लेंथ क्या हो गई, ये तो आर है, यहाँ पे ये भी आर रहेगी। ओके, लेट अस टेक इस पॉइंट पी पे ये बीड यहाँ से आर लेंथ पे आ जाती, ये आर लेंथ पे आ जाती है। ओके, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ऑब्वियसली ये सारे एंगल 60 के हो गए ना। अब यहां से देखोगे ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इतनी इतनी डिस्टेंस क्या होगी, ये 60 डिग्री का बनेगा। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई आर cos 60, जिसको मैं कह सकता हूं r/2। और ऑलरेडी ये r यहां तक है ही। ओके, तो जरा देखिए जब बीड यहां पे था, ओके, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको आप रेफरेंस ले लीजिए यहां से। ओके, ये टोटल हाइट क्या हो गई इनिशियली 3r/2। तो जरा देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए जरा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने से यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 3/2 हाइट इज दिस mgh, हाइट इज 3/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे 0 है जी, क्योंकि ये स्टार्ट रेस्ट से हो रहा है। और यहाँ पे इसकी स्प्रिंग के कारण पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पे कितना स्ट्रेच है आर, क्योंकि ये 2r है ना, तो आर तो नेचुरल है और आर इसमें स्ट्रेच है। तो ये तो टॉप पे एनर्जी होगी। अब जरा ये फाइनल पॉइंट, ये तो इनिशियल हो गया, और इसको आप ले लो फाइनल पॉइंट, पी पॉइंट फाइनल है इसका। ओके, तो अब जरा देखिए इस पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी, क्योंकि रेफरेंस लाइन पे 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये लाइन को रेफरेंस माना है हमने, इसी पे ये बीड आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0। अब इस पे बची क्या काइनेटिक एनर्जी, इसको ले लो हाफ mv स्क्वायर। अब जरा स्प्रिंग की वाली पोटेंशियल एनर्जी ये भी 0 होगी, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती स्प्रिंग में। ओके, जब स्ट्रेच करोगे तभी इसके अंदर एनर्जी आती है। अब जरा देखिए अब इसको कैलकुलेशन करने में क्या जाता है, बहुत आसान सा है। अब यहाँ से 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 अजी से कैंसिल कर लीजिए। अब जरा v स्क्वायर इस तरफ है, इस मास को इधर लेफ्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा, डिवाइड करने पे 3rg। ओके, तो ये मास का इधर भी डिवाइड और इस मास का इधर भी डिवाइड। ओके, सो डिवाइड करने पे आपको पता चलेगा 3rg प्लस के आर स्क्र अपॉन एम। इधर साइड में ये वी स्क्र है जी, ये वाले वी स्क्र है यहाँ पे। ओके, सो वी स्क्र है, तो अब क्या होगा जी, अब ये होगा कि v इधर रख लो और अंडर रूट लगा दो इधर साइड में। सो ये हो गया 3rg प्लस के आर स्क्र अपॉन एम आ गया। तो देखना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ से ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ। सो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन आंसर है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, ये असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। जरा इसको देखते हैं। अभी ये कह रहा है, पहले इसका असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन में ये कह रहा है कि ये जो इसमें कह रहा है कि एक सेंट्रल फोर्स फील्ड में वर्क डन
इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। जी बात, ये बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। और इसका एक नियम होता है कि कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनमें अगर आप एक किसी भी, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी मास को आप एक पॉइंट से आप बी पॉइंट पे लेके जाइए, ए से बी पॉइंट पे, इस मास को, चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो करिए, चाहे पहला या दूसरा, ए से बी तक जाने के लिए, ओके, तो वर्क डन हमेशा सेम आएगा। और आप ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो किसी भी चार्ज को आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेके जाइए, चाहे वो ऐसे लेके जाइए चाहे वो ऐसे लेके जाइए, वर्क डन चेंज नहीं होगा। वर्क डन जो फर्स्ट पाथ से होगा, वर्क डन वही आपको सेकंड पाथ पे मिलने वाला है। तो पहला ऑप्शन, पहला असर्शन सही है। अब देखते हैं क्या इसका रीजन क्या कहता है। अगर दूसरा पढ़ेंगे रीजन, तो ये कह रहा है एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स, जो भी फोर्स मैकेनिक्स में एनकाउंटर किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, डजंट हैव एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। हर फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं होती। एग्जाम्पल, आप जरा फ्रिक्शनल फोर्स की बात करिए। फ्रिक्शनल फोर्स ये एनर्जी लॉस के लिए यूज होता है। इसकी, ये एक कार है और ये इधर मूव कर रही है, तो ये फ्रिक्शन इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आ जाएगा। पर लेकिन इसके कारण इस कार में कोई भी एनर्जी का लॉस, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी गेन या लॉस नहीं होने वाली इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। तो प्यारे बच्चों, ये बात सही है। तो अब आप देख रहे हैं, पर लेकिन ये एसर्शन का रीजन नहीं है, वो एक अलग बात है जो कि सही है, ये भी एक अलग बात है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या आया, बी। दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। सो ऑप्शन आंसर क्या है इसका, 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं जरा। इसमें कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास 4 kg है। तो चलिए जी, बॉडी का मास हो गया यहाँ पे 4 kg, और ये एक रखी हुई है किसी पॉइंट पी पे, और पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दे रखे हैं इस जगह पे 3,4। अब जरा देखिए, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, अजी फोर्स भी लगाना है इस पे, तो फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पे, अंडर द एक्शन ऑफ दिस 2I + 3J न्यूटन फोर्स, ओके। ये मूव करती है पी से क्यू की ओर, और जहां पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 6,10। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालिए। सो ये 6 - 3 कितना हो गया, 3I कैप। ये 10 - 4 ये कितना हो गया, 6J कैप। अजी ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ पे दे ही रखा है। अब क्या दिक्कत आ गई पावर निकालने में। सो पावर एवरेज जो निकलेगी, अब जरा देखिए, एवरेज पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या हो गया जी, 2I कैप + 3J कैप, ओके। डिस्प्लेसमेंट लिख दो 3I कैप + 6J कैप। अब यहाँ पे टाइम देख लो, अब ये कितने एंड पे पूछ रहा है, कितने टाइम के बाद, 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में क्या एवरेज पावर खर्च होगी, जरा देखिए, दिस विल बी 6 और दिस विल बी 18/4, ये हो गया 24/6, ओके। दिस विल बी 6। तो हम इस पावर को कह देंगे इतने वॉट पावर खर्च हो गई। अब जरा देखिए, पावर इंस्टेंटेनियस क्या होता है जी, पावर इंस्टेंटेनियस होता है, तो पावर इंस्टेंटेनियस होता है F.V। अब यहाँ पे V तो हमें पता नहीं है, तो चलिए जरा पता कर लेते हैं V कितना होगा। एक्सीलरेशन यहाँ से निकाल लो पहले, ये होगा मास इंटू एक्सीलरेशन 2I कैप + 3J कैप,
और मास है 4, तो जरा डिवाइड दे दीजिए इस 4 का। ओके, तो डिवाइड 2/4 आई कैप 3/4 जे कैप, डिवाइड लग गया। तो अब यहां से हमें पता चल चुका है कि पावर इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे। ओके, तो पावर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए 4 जरा रखिए, 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट 2/4 आई कैप प्लस 3/4 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट करिए जरा इसका। डॉट प्रोडक्ट करने पे आप पाओगे ये, यहाँ पे तो हमें वेलोसिटी रखनी है ना, तो ये हमने यहाँ पे गलती कर दी, ये वेलोसिटी नहीं है, ये है एक्सीलरेशन। तो हमें रखनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे जी, चलिए जी वेलोसिटी बना लो ना एक्सीलरेशन से। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, सो वेलोसिटी तुम निकालोगे यहां से a इंटू टाइम। तो यहां से वेलोसिटी जब निकाल रहे हो, जरा मैं इसको इधर लिख दूं क्या। ओके, मैं थोड़ा स्लाइड करता हूं इसको, यस। अब जरा यहां से आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 2/4 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये तो हो गया एक्सीलरेशन। आप वेलोसिटी कितने टाइम में निकाल रहे हो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो ना, तो ये टाइम कितना है 4, यहाँ पे रखो 4, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, वेलोसिटी विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप। चलो भैया पुट कर दो अब यहाँ पे लाके इसे, पुट करने पे लो जी डॉट वेलोसिटी क्या आ गया, 2i कैप प्लस 3j कैप, कर दो क्रॉस। सो दिस विल बी 4 प्लस 9 13। अब यहाँ पे तो रेशियो पूछा है ना, रेशियो किस किस का पूछा है, किसके अपॉन क्या है, एवरेज के अपॉन है इंस्टेंटेनियस। तो भैया एवरेज क्या था हमारा, एवरेज हम पहले से ही क्या निकाल चुके हैं, ओके 6, और ये कितना है 13, 6/13 यहाँ पे आ गया आंसर। बोलो जय श्री राम। अब जरा देखते हैं 12th क्वेश्चन, और 12th क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक सैंड ड्रॉपर है। लो जी यहाँ पे एक सैंड ड्रॉपर मैंने बना रखा है, ये एक सैंड ड्रॉपर है, यहाँ से सैंड गिरती है नीचे की ओर। ओके, यहाँ से मिट्टी गिरती है, और ये है कन्वेयर बेल्ट। तो लो जी ये कन्वेयर बेल्ट इधर ऐसे घूमेगी, इधर की ओर चलेगी। ओके, ये इधर इधर की ओर चलेगी। तो सैंड यहाँ पे जब इकट्ठी होके सैंड भी इधर की ओर चलेगी, क्योंकि बेल्ट अपने साथ इसे एक फोर्स देगी चलने के लिए, स्टैटिक फोर्स। तो अपनी डायरेक्शन में ही सैंड इसे फोर्स देगी चलने के लिए, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। अब जरा देखना भाई, अब हमें ये कह रहा है कि ये पावर कितनी डिलीवर होगी बेल्ट को चलाने के लिए, और चलाने के लिए कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। तो अब जरा देखिए क्या रिलेशनशिप रहेगा। तो पावर डिलीवर्ड के बारे में हम जानते हैं कि P इक्वल्स टू वॉट, एफ डॉट वी। अब ये तो दोनों एक ही तरफ है ना, तो cos 0 आने वाला है जो कि 1 होता है, तो F इंटू वी लिखना ही ठीक है। अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू डी डी वी अपॉन डी टी, या फिर कर लीजिए एम वी डी एम अपॉन डी टी। एक्चुअल फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ का ये होता है। ओके, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। ओके, पर जहां पे मास कांस्टेंट रहता है ना, ये वाला मास कांस्टेंट रहता है, तो इसको सिर्फ एक्सीलरेशन बना के ऐसे लिख देते हैं, और ये कांस्टेंट रहता है तो ये 0 हो जाएगा। पर यहाँ पे मास का क्या हो रहा है, यहाँ पे मास मास कांस्टेंट कहाँ है, मास जो बेल्ट पे गिर रहा है उसकी अमाउंट लगातार बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है वेलोसिटी। जब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो ये वाली टर्म को हमें 0 कर देना पड़ेगा। तो ये तो 0 हो गई, तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से ये बनेगा dm अपॉन dt। तो जरा रखिए फोर्स को यहाँ से, v dm अपॉन dt।
और ये एक ऑलरेडी वेलोसिटी है, तो यहां से तो ये वी स्क्वायर बन गया ना। अब जरा देखिए डी एम अपॉन डी टी को बता रखा है कि ये डी एम अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के, तो डी एम अपॉन डी टी, आप क्या इसको एक कांस्टेंट लेके लिख सकते हैं ना। अब जरा कांस्टेंट लेके लिखिए के अंडर रूट वी, तो पावर विल बी व्हाट, के, और v टू दी पावर क्या हो जाएगा, v टू दी पावर हो जाएगा 5/2, क्योंकि ये v की पावर 1/2 होता है, और 1/2 में 2 जोड़ देते हैं, ये वाला 2, तो वो 5/2 होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करिए जरा, p स्क्वायर ओके इक्वल टू के वी टू दी पावर 5। तो यहाँ से p स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v टू दी पावर 5। सो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये किस से मैच कर रहा है। अब जरा देखिए ये तो 4 से मैच कर रहा है, तो आपका ये वाला क्या हो गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो इस सीरीज में हमने फिनिश किए हैं वर्क एनर्जी पावर और एनएलएम के सारे क्वेश्चंस जो कि जनवरी 2005 जेई मेंस में पूछे गए हैं। तो जरा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसमें लाइक्स बढ़ाइए, जिससे कि एक मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए नए नए वीडियो लेके आए। थैंक यू सो मच।